नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बोस्टन में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस। 7 डिग्री सेल्सियस का ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती है। आमतौर पर हमारे अपने देश में ही अलग-अलग राज्यों में कहीं टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, खास तौर से जो पहाड़ी सूबे हैं और पहाड़ी इलाके हैं। लेकिन एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हुए ऐसा तो नहीं होता है कि कोई बेहोश हो जाए या भाग खड़ा हो या बिल्कुल जो है मरणासन अवस्था में पहुंच जाए। लेकिन हमने देखा एक तिलचट्टा चल कर के हवाई जहाज में दिल्ली में लैंड किया बोस्टन से और यहाँ सीधा पहुंच गया जंतर मंतर। वहां और बहुत सारे कॉकरोच जो हैं वो इकट्ठा हो रखे थे, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसी हवा बनाई गई थी कि जैसे क्रांति आने वाली है। और एक बहुत बड़ा कोई, मुझे तो याद नहीं पड़ता, भट्ट साहब बताएंगे और एकलव्य जी जुड़ गए हैं। दोनों का पहले स्वागत कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। प्रणाम नमस्कार। सर। तो भट्ट साहब हमारे इतिहास के ज्ञाता हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, अध्ययन में रुचि है। तो आप ये बताइए, जब 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ था, तो क्या उनके आने से पहले भी इसी तरह की हवा बनाई गई थी जैसी इस तिलचट्टे के बारे में बनाई गई? गांधी जी के बारे में तो इतनी बड़ी हवा बनाई गई है जो आज तक चल रही है कि गांधी जी ना होते तो भारत देश ही ना होता। और अंग्रेजों ने गांधी जी को देश का पापा बना दिया और नेहरू को देश का चाचा बना दिया। वो आज तक हम ढो रहे हैं। और जब एक बार आरटीआई सवाल लगाया गया कि भैया गांधी राष्ट्रपिता कहाँ से हो गए, तो उनको जवाब दिया गया कि ऐसा कोई आदेश भारत सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है, ऐसा कोई ऑफिस ऑर्डर भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट सर्कुलर भी नहीं है, और ऐसा कोई संसद का कोई प्रस्ताव भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा कानून है। तो और आपने गांधी जी को से शुरुआत करके तो समस्या का दायरा और बहुत बड़ा कर दिया। और गांधी जी तो बिना सोशल मीडिया के ही जो है राष्ट्र के पापा बने बैठे हैं आज तक। ये तो सोशल मीडिया के कंधे पे सवारी करके आए हैं। और गांधी और आप अगर 1947 के दौर के कम्युनिस्टों से पूछिए तो वो कहेंगे कि साहब ये जो भारत की आजादी है ये तो अंग्रेजों और नेहरू के बीच का फिक्स मैच था। जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने की 1885 में, और जिस पार्टी के सारे नेताओं का चयन अंग्रेज करते थे, जो नेहरू जी पढ़ने जो लंदन गए थे और गांधी जी लंदन में पढ़ने के बाद साउथ अफ्रीका में वकालत करने गए थे, और वो टाई कोट पैंट पहनते थे और यहाँ आके उन्होंने धोती पहनना शुरू कर दिया और बापू हो गए। उनको महात्मा का नाम भी अंग्रेजों ने दिया था। तो और ये सब जो आज हुआ है इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब से 2014 से मई 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से ये षड्यंत्रों का सिलसिला जारी है। वो चाहे असहिष्णुता हो, इंटॉलरेंस हो, चाहे वो अवार्ड वापसी हो, या गुजरात में हार्दिक पटेल हो, रोहित वेमुला हो, लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ जो है षड्यंत्र हो, लगातार एक न एक षड्यंत्र चल रहा है। और पीसफुली टॉपलिंग ए गवर्नमेंट, कैसे एक शांतिपूर्ण तरीके से एक निर्वाचित सरकार को गिराया जाए। सरकार के खिलाफ लोगों में अविश्वास पैदा करो, फिर नेता के खिलाफ अविश्वास पैदा करो, नहीं सफल होते हो तो राज्य की संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, सीएजी है, संसद है, सबके संविधान है, सबके खिलाफ लोगों में जो है अविश्वास पैदा करो, समाज में गुस्सा पैदा करो। और राहुल गांधी घूम घूम के देश को बता रहे जेन जी, अब तो जेन अल्फा का भी नाम आने लगा है, जो भट्ट कि साहब। 2000 के बाद पैदा हुए हैं, 2006 के जी बाद, जो जी। 15 जो 15-16 साल के हैं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर गद्दार है, होम मिनिस्टर गद्दार है, और प्राइम मिनिस्टर की कब्र खुदेगी, उनकी माँ को गाली दी जा रही है। अब तो ये भी शुरू हो गया है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने 120 दिन में उस देश का चुनाव भी कर लेंगे जहां वो भाग के जाएंगे भारत से,
इमरजेंसी आने वाली है, फाइनेंशियल सुनामी आने वाली है, ये सब कहा। तो ये सारा का सारा जो हवा भरी जा रही है, ये इनकी समस्या केवल ये है कि इनका सारा षड्यंत्र, इनकी सारा परिश्रम, सारी उछलकूद सोशल मीडिया पे होती है, एक्स पे होती है, इंस्टाग्राम पे होती है। लेकिन ये भूल डॉक्टर साहब, जाते हैं कि इन इन एक्स और पॉइंट्स पर इंस्टाग्राम इन बैलेंस पॉइंट्स पर बॉक्स नहीं आते है। जी, पॉइंट्स पर आते हैं जरा अभी। पॉइंट टू जी, पॉइंट लेते हैं, शुरू से लेते हैं। जी, जी। एकलव्य जी 22 करोड़ या कितने इनके फॉलोवर थे? 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास इनके 2 फॉलोवर्स थे। करोड़ थे, हाँ, वो सारे बिल्कुल दिल्ली सर। आ गए थे। 2.25 2.2 करोड़ के मिलियन। आसपास इनके फॉलोवर्स हो गए थे। और एक ऐसा आभा मंडल बनाया गया कि जैसे आते हाँ, ही बहुत बड़ी क्रांति करने वाले हैं, बेहद लोकप्रिय आदमी है, हीरो बन करके आ रहे हैं। और ये वो सोनम वांगचुक जो 6 महीने आपके राजस्थान की ही एक जेल में रह करके आ रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर उनको हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया तो मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा, अनशन शुरू कर दूंगा। ये अमित शाह गृह मंत्री हैं साहब, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। 13 महीने तक यहाँ एक फर्जी किसान आंदोलन चलाया गया, उनको चलाने दिया गया कि बेटा बैठे रहो, जब तक तुम्हें इच्छा है, जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें इजाजत देते हैं, तुम बैठे रहो, जी भर के बैठो, जितना आपको समय गुजारना है गुजारो, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही देश है, तुम्हारी दिल्ली है। तो ये तो किस खेत की मूली था कि इसको गिरफ्तार कर लेते और इसको हीरो बनाते। आया था हीरो बनने और बन गया जीरो। सर देखिए, ऐसा है कि एक बात तो है कि जो आपने अभी बताया कि इनके लगभग 2.2 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। अब सर देखिए कि इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनके स्वयं के जो समर्थक हैं उनके अनुमान को अगर सही मान लिया जाए तो उन्होंने बताया कि लगभग करीब 1,000-1,200 लोग आज वहां पे एकत्रित हुए थे। अब इन 1,000-1,200 लोगों में से सर मैं आपको बताऊं कि भारत में मोदी जी के डिजिटल इंडिया की जो क्रांति रही है उसके कारण उन 1,000-1,200 लोगों में करीब 500 लोग तो जो थे वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे सर, जो वहां पे जाके इन लोगों को एक्सपोज करना चाहते थे कि ये किस प्रकार के लोग हैं। और आज सर इनके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स तो होंगे या नहीं होंगे उसका तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन आज सर पूरा सोशल मीडिया इस चीज से फ्लडेड है कि किस प्रकार के फर्जीवाड़े टाइप के लोग वहां पे आए हुए थे। आप देखिए सर, ये जो दीपके जी हैं जिनके बारे में आप अभी फरमा रहे थे, जो इनके संस्थापक हैं, मतलब सर एक कहते हैं ना कि भाई अगर आपको कुछ करना है जीवन में, अगर किसी को कॉपी भी कर रहे हो, इनके जो रोल मॉडल बताए जाते हैं अरविंद केजरीवाल जिनके लिए पहले काम किया करते थे, कम से कम उतना तो करते जितना केजरीवाल जी ने किया था। एक 15 दिन का दिखावे का ही सही, लेकिन एक वो क्या कहते हैं सर उसे, सो कॉल्ड आमरण अनशन किया तो था ना। उनका वेट गिर तो गया था, लग तो रहा था कि कोई आंदोलन करना चाह रहे हैं, भले ही किसी उनकी मंशा कुछ भी रही हो। ये तो सर एसी गाड़ी में भागने की स्थिति में आ गए थे गर्मी में। इनके एक जो सौरभ दास करके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, जो अपने आप को जेन जी का आइकॉन बताते हैं, एक बड़े घर से हैं दिल्ली में ही, वहां से अपने घर से एक निजी सहायक लेके आए थे जो इनको गर्मी में हवा कर रहे थे और कोल्ड कॉफी पिला रहे थे एक सर। और इसी जेन जी के आंदोलन में एक आंटी जी दिखी सर मुझे, मतलब वो जो थी वो एक पोस्टर अपने यहाँ पे उन्होंने लगा रखा था कि मदर ऑफ कॉकरोचेस। तो ये क्योंकि वो स्वयं मतलब जेनजी नहीं थी तो वो अपने आप को कॉकरोच की मम्मी बता रही थी। और वो वहां पे कह रही थी कि मेरे मिलने वाले हैं जो 1.5 करोड़ रुपए देके, 1.5 करोड़ रुपए देके मेरे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को आईएएस बनवा दिया। तो इस तरह का तो सर तमाशा चल रहा था वहां पे। कोई किसी से पूछ रहा था कि भाई किसका इस्तीफा मांग रहे हो, तो सर जवाब आ रहा था कि अमित प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। मतलब ये सर इनका लेवल ऑफ नॉलेज था सर। तो मैं समझता हूं कि सर देखिए, ऑन अ सीरियस नोट ऐसा आपने तो जब ये नहीं बात है कही। कि
अमित शाह और धर्मेंद्र। ये कुछ इसी तरह की, वो तो सर मेरे ख्याल से मंशा काफी क्लियर थी, लेकिन यही इसी बात को मैं थोड़ा सा सीरियस नोट पे लेना चाहूंगा सर। आपने जो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मतलब सरकार या जोड़ी की बात करी, देखिए सर मैं समझता हूं कि इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो आंदोलन में सर क्या होता है कि एक तो आपको मुद्दा चाहिए होता है और मुद्दे के साथ में एक नेतृत्व चाहिए होता है। मुद्दा इनके पास कोई है नहीं सर जो धरातल पे जनता के बीच में चले, और नेतृत्व सर दूसरी तरफ है। एक 13 वर्ष के मुख्यमंत्री का कार्यकाल और 12 वर्ष के प्रधानमंत्री का कार्यकाल और बेदाग छवि, जिसके नियत पे कम से कम आज तक किसी ने कोई प्रश्न खड़ा नहीं करा। नीतिगत अगर आपको विरोध करना है तो कम से कम तथ्य तत्व पे विचार विमर्श करो। वहां पे आके आजादी आजादी के नारे लगा रहे हो, अरे किससे चाहिए भाई आजादी? आजाद तो हो चुके हम कई, मतलब 150 वर्ष होने को आ रहे हैं सर। तो मतलब सॉरी, मतलब 80 वर्ष हो गए सर हमें आजादी मिले हुए, तो सो कॉल्ड। तो सर मैं क्या कहूं, मतलब और मुझे सर कहीं ना कहीं लगता है आपने देखा होगा इनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि लास्ट डे तक परमिशन नहीं ले रहे थे। जो इसमें जो लीगल प्रोविजन है, तरीका जो होता है सर मैंडेटेड जो है, वो ये है कि आप 7 दिन पहले अप्लाई कर देते हो इस परमिशन के लिए। लेकिन इन्होंने एक स्ट्रैटेजी ये बना रखी थी कि हम परमिशन नहीं लेंगे लास्ट दिन तक, दीपके जी आएंगे सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहीं से लेंगे, और यदि अगर मना कर दिया गया, आपने देखा होगा सर कि ये जो सोनम वांगचुक जो हमारी जोधपुर की जेल से निकल के वहां पहुंचे हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर मना कर दिया गया या गिरफ्तारी कर दी गई तो हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। लेकिन सर नहीं, उसके बाद भी वो तो एक्चुअल में हवाई अड्डे पे ही इनको कहा गया कि ये लो परमिशन और जाओ बेटा प्रदर्शन करो, पूरी ये छूट है इसीलिए प्रदर्शन। ये इसीलिए तो हुआ ना सर, क्योंकि इनकी औकात पता थी सर। ये 2.2 मिलियन फॉलोअर्स में जो 2 मिलियन फॉलोअर्स पाकिस्तान, टर्की जैसे देशों के लोग थे, वो क्या मतलब सर, देखिए हमारी जो एक्चुअल जेनजी है वो बहुत समझदार है सर, उसकी सामान्य बुद्धि बहुत तेज है, वो इट्स डिजिटल इंडिया की क्रांति से इस तरह से जुड़ी हुई है कि वो ऐसे लोगों की नफ्स को समझती है। जब जब ये पार्टी बनी थी और इंस्टाग्राम पे इनके हैंडल आए थे, सरकार को इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उन्होंने लोगों के अकाउंट के डिटेल्स निकाल के बता दिए थे कि इनके फॉलोअर्स कौन कौन से देशों के हैं। तो मैं समझता हूं सर कि मतलब ठीक है एक रकस क्रिएट करने के लिए, लेकिन एक इसमें गजब बात यह है सर कि मतलब आप लोगों के भी कई मित्र होंगे, और क्योंकि आप लोग पत्रकारिता के जगत से हैं, हमारे भी कुछ मित्र है सर जिनको मैं देखता हूँ, जिनने एक आस तो लगा ली थी कि भैया कुछ तमाशा तो हो जाए, कुछ मजा तो आ जाए। मतलब मैंने देखा सर इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार जो हैं, वो इसका कंपैरिजन अन्ना के आंदोलन से कर रहे थे सर। सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब तमाशा चला रखा था जैसे पता नहीं क्या, मतलब देश में कोई क्रांति हो गई है। और सर मतलब देखिए सर एक चीज को बहुत समझना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि इस तरह का कंटेंट जब वायरल होता है, या मतलब कोई ऐसी कोई इशू आ जाती है और वो वायरल हो जाती है, उससे कई बार बहुत फॉलोअर्स भी बन जाते हैं, उसको लोग देखने लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है सर कि वो बहुत पॉपुलर हैं या उस कॉज से लोग जुड़ गए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जनता उससे एंटरटेन हो रही है कि देखो भाई क्या नौटंकी चालू है देश में। तो कुल मिला के तो यही है सर, एकदम मतलब फेल्ड आंदोलन। और अभी भी कुछ लोग आस लगा के बैठे हैं। आज सर हमारे मतलब राजस्थान के एक बड़े पत्रकार हैं सर, मैं मतलब नाम लेके बदनाम नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अच्छी शुरुआत है, इस बार अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये एक विशाल रूप ले सकता है अगर सरकार ऐसी ही चलती रही तो। ये है सर। भट्ट साहब तरह तरह के तिलचट्टे आए हुए थे वहां पर, जो पुरुष भी नहीं दिख रहे थे, जो महिला भी नहीं दिख रही थी, ऐसे लोग भी बहुत आए। और अभी ये एकलव्य कह रहे थे कि कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा तो सुनने में आया वहां पे। एक लड़की बता रही थी कि ये जो इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, यानी युद्ध रुकवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को पता नहीं था कि वो क्यों इकट्ठा हुए हैं साहब। अरे वो एक जो मैडम है ना फटी शेरवानी, जो
जो पूरे जो इस्लाम की बहुत बड़ी प्रचारक हैं, दुख्तराने मिल्लत की प्रचारक हैं और हिजाब की वकालत करती हैं, लेकिन खुद वो जीन्स टॉप पे वहां टहल रही थी। और वो भी बहुत ज्यादा, एकलव्य से ज्यादा दुखी थी वो, कि ये तो बहुत ही फ्लॉप मूवमेंट है। ये लोग 2 करोड़ लोगों के फॉलोअर होने का दावा करते हैं और यहाँ तो 2000 लोग भी नहीं आए। मेरा मानना है कि वहां पे अगर पुलिस वाले और पत्रकारों को और यूट्यूबर को जोड़ दिया जाता संख्या, तो उनसे ज्यादा बैठेगी संख्या पुलिस की और यूट्यूबर्स की और पत्रकारों की। उनके तो लोग मुश्किल से 1000 थे। और एक बात यहाँ सबसे बताना जरूरी है, जो जो आपका इटली का मार्क्सवादी था एंटोनियो ग्रैम्सी, उसने जो मार्क्सवाद का नया सिद्धांत दिया था, सांस्कृतिक मार्क्सवाद, कल्चरल मार्क्सिज्म से जो आंदोलन पैदा हुआ उसका नाम है वोकिज्म। और वोकिज्म का सिद्धांत ये है पे कब्जा करो, लोगों के सांस्कृतिक जीवन की समाज सारी संस्थाओं पे कब्जा करो और परिवार नाम की संस्था को नष्ट करो। दिल्ली में जेएनयू में आपको एक लड़का दाढ़ी वाला और साड़ी पहने हुए मिल जाएगा और उसके बाल लंबे लंबे होंगे और वो सिगरेट भी पी रहा होगा। और वहां पे ऐसे 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 बड़े अजीब गरीब लोग वहां पे थे, वो बहुत लहरा के बोले थे, अरे भैया क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, टाइप ऐसी भाषा बोल रहे थे वो हिंदिश और इंग्लिश मिली हुई भाषा बोल रहे थे वो। वहां काफी लोग थे। उसके बारे में एकलव्य जी भी बता रहे हैं, अरे तुम्हारा नाम क्या है, अरे क्या करते हो, कहाँ जाते हो, ऐसे अजीब किस्म की फेमिनिस्ट टोन में वो भाषा में बात करते हैं लोग। वो सब वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे। और ये आजादी गुजारा तो बहुत, आज एक ने अपने सिर के बाल कटवा रखे थे, चश्मा लगा रखा था, साड़ी पहन रखी थी और वो उसी स्टाइल में खड़ा हुआ था। उससे किसी ने अगर सर ये देखिए सर, जेएनयू के जेनजी हैं सर, ये जेएनयू के जेनजी सर। हाँ, अगर कुछ इन्होंने लिखा और अगर ये लोग मेरठ के गांव में आ जाएं तो कुत्ते दौड़ा ले इनको, ये कौन से अजीबो गरीब लोग आ गए हैं ये। तो इस तरह के, ये जो नारा आजादी का है, आपको याद होगा अफजल गुरु को जब फांसी हुई थी, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय भी नारा लगा था ये आजादी। और एक इनसे आज चूक हो गई, कम्युनिस्टों का बड़ा प्रिय नारा है ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ये भी और ये भी एजेंडा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जहां पर भारत की हर जाति को एक नस्ल, एक रेस के रूप में के सिद्धांत के रूप में विकसित किया जा रहा है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है, वो पूरी वोकिज्म पे आधारित है। और वोकिज्म इस समय अमेरिका में हावी हो चुका है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के जिहादियों ने हमला किया था इजराइल के ऊपर और 2000 से ज्यादा यहूदियों को मार दिया था। और जब इस्राइल की सेना ने पलटवार किया था, तो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। इस सबके आयोजक यही वोक लोग थे और यही लोग दिल्ली में आज थे वोकिज्म। जो आपका जो नासिक में टाटा कंसल्टेटिव सर्विसेज में जो इस्लामी जिहाद चल रहा था और हिंदू महिलाओं पुरुषों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था, वो भी वोक लोग हैं। और यही एक और ऐसा एक और जो है मामला इस्लामी जिहाद का, महाराष्ट्र के एक और शहर में विप्रो कंपनी में पकड़ में आया है कल परसों, आपने खबर देखी होगी, जहां पे हिंदू महिलाओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पूरे दुनिया में इस्लामी जिहाद का, इस्लामी आतंकवाद के सबसे बड़े जो पैरोकार हैं और जो पॉलिटिकल कवर फायर देने वाले लोग हैं, वो यही कम्युनिस्ट वोक लोग हैं। और ये एकेडमिक वर्ल्ड में हमेशा ये, आपको कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया हो, नक्सलवादी हो या जेएनयू वाले हो, ये कभी भी आपको इस्लामी जिहाद के बारे में कभी एक भी शब्द, चाहे वो लाखों आदमी क्यों ना मार दें, लेकिन कभी भी आप इनके मुंह से कभी एक शब्द नहीं सुनेंगे। और कम्युनिस्ट और इस्लामी आतंकवाद, इस्लामी जिहाद और ये कम्युनिस्ट, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये आगे बढ़ते हैं भट्ट साहब। ये एकलव्य, ये जो आपके ये जो अमेरिका से आया है, बोस्टन यूनिवर्सिटी से चल करके आया है, इतनी दूर आया है, इतनी गर्मी में आया है, जून की गर्मी पड़ रही है, 6 जून को तो वैसे भी ये 9 तपा खत्म होता है और उसके तुरंत बाद जो है ये यहाँ झुलस गए आकर के। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, तिलचट्टे जब तक ये अंधेरे में रहते हैं, किसी मेज के नीचे या किसी रोटी बनाने वाली उसके नीचे, तब तक तो सुरक्षित रहते हैं।
गैस सिलेंडर के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं या तो ये चप्पल के शिकार हो जाते हैं या फिर इनके ऊपर हिट छिड़का जाता है और ये खत्म हो जाते हैं। तो ये गर्मी में मारे गए, लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है कि ये मारे जा चुके थे, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड हो गए थे। जब वो ये सब चल रहा था, धूम मचा रहे थे ये लोग कि आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने लाख और बढ़ गए। उसी समय हमारे यहाँ के कुछ जो लोग इस तरह के लोगों को बेनकाब करते हैं, मुझे लगता है कि 24-36 घंटे के भीतर इनकी असलियत खोल करके सामने रख दी गई थी कि ये तो मनीष सिसोदिया से गलबैयां लड़ रहा था, ये तो आम आदमी पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट में था, ये तो उनके प्रचार विभाग में काम कर चुका है, तो इनकी पोल पट्टी शुरू में ही खुल गई थी। देखिए सर, आपने वो ये जो हिट का जो स्प्रे आता है, उसका कभी आपने एडवर्टीजमेंट देखा है सर, या आपने स्वयं अगर उसको यूज करा हो? तो उसमें वो बताते हैं सर कि जब वो हिट को स्प्रे करते हैं ना, तो वो कॉकरोच भले ही उस समय दिख नहीं रहा हो, वो उसकी स्मेल से सफोकेट होके बाहर आके मरता है, बाहर निकलता है पहले, सामने आ जाता है और फिर मरता है। तो सर देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो इस लेवल के लोग हैं जिन्होंने, मतलब हम जैसे लोगों को भी जिस चीज पे ऐसे ऐसे अपने लिए व्यक्तिगत वो लक्ष्य तय करते हैं, जिसमें हमें भी आश्चर्य होता है कि 1 वर्ष में इस देश से नक्सलिज्म खत्म कर दूंगा, और जिस तरह की सफलता उनने प्राप्त करी है। और आज सर जिस चीज के बारे में लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, जिस तरह का काम डेमोग्राफिक चैलेंज को एड्रेस करने के लिए किया जा रहा है, मतलब ये तो अकल्पनीय है सर। लेकिन ये जिस लेवल के लोग हैं, इनके लिए तो हम जैसे, मतलब हम जैसे लोग काफी है सर, मतलब पता करने के लिए कि इन लोगों के क्या बैकग्राउंड है। इतना तो डिजिटल क्रांति और देश में जो सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग इस देश के युवाओं में डेवलप हुई है, ये तो बहुत आसान है। मुझे ऐसा लगता है सर कि जब इसने अपना पहला वीडियो डाला था, लगभग उसके 1 घंटे के अंदर सर काफी लोगों ने ये सोशल मीडिया पे स्पष्ट कर दिया था कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो ये बात सही है सर कि और सर ये बहुत ज्यादा मैटर करता है एक्चुअली, अगर आपको और सर इसमें एक गंभीर मुद्दा भी है एक्चुअली। गंभीर मुद्दा यह है कि इन्होंने जैसे इस आंदोलन का शुरुआत में एक जो बेसिस बनाया और काफी समय तक इसकी बात करते रहे, वो सर नीट एग्जाम का एक लीक की इशू थी सर। और वो तो गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई दो राय है नहीं सर। लेकिन मैं मानता हूं सर ऐसा कि ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए सर। और लेकिन चर्चा, विचार विमर्श ऐसी चीजों पे कैसे होना चाहिए सर? इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारी एनटीए है उसमें बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, हमारी सरकारें भी बदल जाती हैं, उसके बाद भी सर इस तरह के पेपर लीक आखिर होते क्यों हैं? तो यदि अगर हमारा समझदार युवा वर्ग जुड़ के कोई विमर्श करना ही चाहता है, तो उन मुद्दों पे विमर्श होना चाहिए कि भाई क्या किया जाए कि इस तरह का जो है पेपर लीक अवॉइड हो, कहां पे वो लूप होल्स हैं। आपका काम आजादी मांगना नहीं है देश से भाई, आपका काम सरकार से भिड़ना नहीं है। मतलब वो तो सरकार को आपको सजेशन देना या इस तरह का पब्लिक डोमेन में विचार विमर्श करना कि भाई। और सर ये किस तरह का, मतलब राहुल गांधी, अगर कांग्रेस में इनमें से कितने लोग हैं सर जिनमें कि कांग्रेस की किसी गलती के लिए सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस्तीफा मांग लेते हैं। लेकिन सीधा आप देखिए, अभी जो इनने अपना एक ट्विटर हैंडल अनऑफिशियल बना रखा है, रोज उससे ट्वीट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। अरे भाई, एक मुद्दा अगर कोई देश में हो गया जो डिस्कस करना जिसको जरूरी है, उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगोगे? देश के तो मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि सर जो सीरियसनेस होती है वो तो यही डाइल्यूट हो जाती है, जो सामने वाले की इंटेंट, इनको ऐसा लगता होगा कि जनता इसको अपनी सहज बुद्धि से आंक नहीं सकती। लेकिन ये शुरू से ही बहुत स्पष्ट था सर कि एक तो इनका जो, इनके जो प्रीवियस बैकग्राउंड और इनके कैरेक्टर में ही जो झोल था, तो पहले तो जनता को यही पता था कि ये किस तरह के लोग हैं, तो इनके क्या मंशा से कर रहे होंगे। और जैसे जैसे सर इनके कृत्य सामने आने लग गए, और सर
आप देखिए कि मतलब सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जो इसी बात के लिए जेल गया था कि नेपाल जैसा आंदोलन देश में होना चाहिए, उसी आदमी को आप एक तरह से यहाँ पे उसका लोकल ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो। तो जनता बेवकूफ नहीं है सर। लेकिन मैं ये मानता हूं सर कि सरकार, और कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा सर कि सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही या सीरियसली लेने लायक चीज नहीं है। मैं समझता हूं सर कि पूरा इन सब चीजों का इसमें कितना दम है क्या नहीं है, सारे इन लोगों के बैकग्राउंड चेक्स, इनकी कैपेबिलिटी, सब कुछ सर मतलब ब्रीफ कर दिया गया होगा, इनको सब पता होगा। और सर जो गर्मी नहीं झेल पा रहे जैसे आपने बताया, ये आंदोलन खड़ा करेंगे, क्या क्या बोलो सर इनके लिए। मैं तो मतलब सर इसी बात से खुश हूँ, मैं स्वयं सर इस बात से आज खुशी हो रही है मुझे कि मेरे बाल समय से पहले सफेद हो गए तो लोग मुझे जेनजी नहीं समझे। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं और इससे पता चल जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व है और इनसे पहले भी नेतृत्व जो थे अटल अडवाणी के, उस समय भी सरकार चाहती, उस समय अटल जी की सरकार चाहती तो वो 67 एकड़ भूमि आराम से अधिग्रहित करती और भव्य राम मंदिर खड़ा हो जाता। लेकिन वो रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है उससे आप न्याय होने दो, फैसला आने दो, उसके बाद होगा। अभी जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बंगाल में निर्मित कर दी थी ममता बनर्जी ने और सुप्रीम कोर्ट तक से जो है टकराव ले लिया था, तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब नहीं तो फिर कब, सही मौका है, 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने से भी कम बचे हैं, पुष्टि भी कराने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा दो। उन्होंने कहा कि नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से ही भेजेंगे ममता बनर्जी को, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, और वही हुआ। तो ये इतना परिपक्व नेतृत्व है, ये बहुत सोच समझ करके ही चीजों को उसकी परिणति तक पहुंचाते हैं और उसको अपने दम तोड़ देना का इंतजार करते हैं। भट्ट साहब, आखिरी सवाल ये है, एक बार फिर ये साबित हुआ है कि सोशल मीडिया का जमकर के इस देश में दुरुपयोग हो रहा है। यस। ये इसका समाधान क्या है? जब तक हम अपने सोशल मीडिया मंच खड़े नहीं करेंगे और विदेशों से संचालित इन मंचों को जारी रहने देंगे, तब तक इस तरह के, चलो ये तो दम तोड़ गए, ये तो 5 घंटे टिक नहीं पाए गर्मी में और एसी कार में घुस गए भाग करके, और एक पंखा झलवा रहा था और आइसक्रीम खा रहा था बैठ करके, ये तो तप गए, क्योंकि वैसे भी जो ये आपके कॉकरोच होते हैं वो उजाला और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो तो निपट गए। लेकिन ये तो बार बार होगा, सोशल मीडिया का दुरुपयोग तो बार बार होगा। देखिए, इसी हफ्ते अमेरिकन टीवी चैनल है और वेबसाइट है ब्लूमबर्ग एक के नाम का व्यक्ति न्यूयॉर्क का मेयर था आज से 15 या 20 साल पहले, और उसके बॉम्बे ब्यूरो ने खबर चलाई कि आरबीआई ने सोना बेच दिया $12 बिलियन का। आरबीआई ने तुरंत कॉन्ट्रडिक्शन दिया और फिर उन्होंने अपनी खबर वापस ले ली और कहा कि हमारी जो हमारी रिसर्च टीम से ये गलती हुई एनालिसिस में, और ये खबर सही नहीं है। लेकिन उसके ऊपर तब तक हजारों वीडियो बन गए, लाखों पोस्टें आ गई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे और ट्विटर पर। कल तक लोग इसके ऊपर लिख रहे थे। तो ये जो है, किसी भी सरकार को, किसी भी देश को डिस्टेबलाइज करना, अस्थिर करने के लिए सबसे बड़ा टूल है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, नैरेटिव वॉर। और अब ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि इट्स ए बैटल बिटवीन फैक्ट एंड नैरेटिव। ये तथ्य और कहानी के बीच की लड़ाई है। नैरेटिव का जो हिंदी रूपांतरण है एक विमर्श या आख्यान या कहानी, जिसको कांग्रेस ने मनोहर कहानियां बना दिया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, उस समय भी नैरेटिव वॉर में बहुत पीछे थी। और इसी अमेरिकन और ब्रिटिश और इंडियन वामपंथी मीडिया ने, अमेरिका के वामपंथी अखबारों ने, बीबीसी ने, अल जजीरा ने
बिल्कुल एंटी इंडिया स्टोरी चलाई थी और भारत सरकार को उससे निपटने में 2 महीने का समय लग गया। तो ये नैरेटिव वॉर है, भारत सरकार के खिलाफ लगातार चल रही है और इससे मोदी सरकार को लड़ना होगा और इनकी परेशानी इसलिए बढ़ रही है कि जून 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने झूठी कहानी चलाई कि बीजेपी अगर आ गई तो संविधान खत्म और आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसके तुरंत बाद अक्टूबर 24 में बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया, हरियाणा जीता, नवंबर में महाराष्ट्र जीता, दिल्ली का चुनाव जीता फरवरी 2025 में, नवंबर 2025 में बिहार जीता और इस साल 26 में आसाम और बंगाल जीता। तो इनका हताशा निराशा बढ़ती जा रही है कि हमारे इतने पैसा खर्च करने के बावजूद अमेरिका का, डीप स्टेट का, जॉर्ज सोरोस का पैसा आ रहा है, चीन का पैसा आ रहा है। अब आज ही अभी यूपी कांग्रेस कमेटी की ओर से मैसेज आया है कि 8 जून को अंडमान निकोबार में जो इंडिया का नेवल बेस और थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। और कल ही खबर आई है कि अंडमान निकोबार में गैस का प्रूवन रिजर्व मिला है 355 मीटर की गहराई पर। अब आप बताइए, भारत जैसे देश की इकोनॉमी के लिए गैस मिलना कितनी बड़ी घटना है। और जयराम रमेश पिछले 5 साल से अभियान चला रहे हैं अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ। सोनिया गांधी हिंदू अखबार में लंबे लंबे लेख लिखती हैं। अगले महीने चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की एनिवर्सरी है, आप देखिएगा हिंदू अखबार में लंबे लंबे विज्ञापन आएंगे और ये चाइनी एम्बेसी एक वेबिनार आयोजित करेगी, उसमें कांग्रेस के लोग शामिल होंगे, हिंदू अखबार के लोग शामिल होंगे। तो भारत का और अभी इस साल फरवरी में दिल्ली में जो रायसीना डायलॉग का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के अफसर ने कहा कि हमने चीन को आगे बढ़ा के जो गलती की है वो हम भारत में नहीं होने देंगे, भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और एस जयशंकर जी ने तुरंत जवाब दिया, हम किसी की गलती से आगे नहीं बढ़े हैं, हम अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत से आगे बढ़े हैं। तो भारत को सैबोटेज करने का जो काम है। और एक फिल्म आई थी सरफरोश, उसमें जो है पाकिस्तान से आए हुए हथियारों का जखीरा जो है पुलिस पकड़ती है बॉम्बे की। तो उसमें होता है इंस्पेक्टर सलीम, तो उसका डीसीपी कहता है कि क्या ये हमसे जंग लड़ना चाहते हैं? तो इंस्पेक्टर सलीम कहता है कि हमारे दुश्मन बड़े खुशकिस्मत है सर, उनको हमसे लड़ने के लिए केवल हथियार भेजने पड़ते हैं, बाकी काम तो यही के लोग कर लेते हैं। तो यही काम अब कांग्रेस कर रही है अंडमान निकोबार। और जबकि अंडमान निकोबार भारत के जो महत्व स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है, वही स्टेट ऑफ मलक्का जो अंडमान के निकट है। चाइना का जी हाँ, जी हाँ। 80% इंटरनेशनल ट्रेड इसी स्टेट ऑफ मलक्का से आता है। तो भारत वही के खिलाफ षड्यंत्र भारत में बैठे लोगों के द्वारा हो रहा है, आम आदमी पार्टी के द्वारा हो रहा है, इंडिया अलायंस की ओर से हो रहा है, कांग्रेस की ओर से हो रहा है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल मिला करके एक नए देश के गठन का सपना देख रही थी। ये क्या हो रहा था बताइए? एकलव्य सर- कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिर में उनकी सर- सुन लेते हैं। सर, मैं आपकी अनुमति से सर, आपने जो अभी प्रश्न पूछा था सोशल मीडिया के संदर्भ में, इसमें एक जी हाँ। पॉइंट ऐड करना चाह रहा था जो मुझे लगता है कि गंभीर विषय है सर। क्योंकि देखिए सर, इसमें 2 प्रकार के एजेंडा चलते हैं और मैं मानता हूं कि हमारी जो एक्चुअल जो जेन ज़ी है उसको क्यों इसमें परिपक्वता और दिखाने की आवश्यकता है। देखिए सर, एक अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक ब्लूमबर्ग ने एक फर्जी रिपोर्ट छाप दी और जब वो एक तरह से एक्सपोज हो गए तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको विड्रॉ कर लिया सर। लेकिन एक जो कुछ समय के लिए सर एक जो एजेंडा चलाना था, मतलब ये समझना बहुत जरूरी है सर कि इस तरह की फर्जी रिपोर्ट पब्लिश ही इसलिए करी जाती है कि एक बार जो है नकारात्मक माहौल बन जाए। तो लेकिन सर मैं मानता हूं कि ये इंटेलिजेंस तो हमारे डिजिटल इंडिया में है कि काफी लोगों ने देख लिया कि भाई इसके तथ्य क्या हैं और आरबीआई ने भी काफी जल्दी स्पष्टीकरण दे दिया। लेकिन मैं इसका एक दूसरा मुद्दा बताता हूं सर, जो हम कई लोगों ने देखा सर, जो यूजीसी का मुद्दा था सर। अब यूजीसी के मुद्दे पे सर मुझे ऐसा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है सर, कि देखिए सर, सरकार जो होती है वो एक सिस्टम है और उस सिस्टम के कई पहलू होते हैं और उसमें मतलब हजारों पॉइंट्स होते हैं सर। अब उसमें कहीं पे एक पॉइंट पे यदि गलती हो भी गई तो मुझे ऐसा लगता है सर कि कहीं किसी से कोई गलती हो गई तो परिपक्वता हमें यहाँ पे ये होनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा धैर्य रख के ये आंकना चाहिए कि अल्टीमेटली हम इस पार्टी या इस सरकार का जो नेतृत्व है
उसका इस पे क्या एटीट्यूड है, उसको सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके बाद सर इतना एजिटेटेड होके, मतलब इतने बड़े गंभीर आरोप व्यक्तिगत रूप में नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व पे लगा देने चाहिए। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं सर कि आप देखिए कि इतने वर्षों बाद सर, मतलब कोई ऐसा रोज रोज नहीं होता कि आपको एक अच्छी नियत वाला और ईमानदार नेतृत्व वाला नेता मिल जाए। और दूसरे जो यूजीसी का भी मामला था ना सर, परिपक्वता होती है कि ये सोचो कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है। वो 2014 में प्रधानमंत्री इस देश के कैसे बने? वो इसीलिए बने क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे या हैं जिनमें ये ताकत थी कि जिन्होंने लोगों को एक तरह से मतलब प्रभावित किया कि वो जातियों से ऊपर उठ के एक साथ संगठित होकर सोचे कि एक बार ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिसने ये विकास का मॉडल दिया है, जिसने हिंदुओं के लिए सही मायने में कुछ काम किया है। तो वही व्यक्ति सर जातियों में बांट के और इस तरह की चीज क्यों करेगा भला? तो परिपक्वता यहाँ पे सर सोचना चाहिए कि इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि देख लें कि भाई इस इशू को ये अल्टीमेटली कैसे हैंडल करते हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दे होते तो है सर जो सोशल मीडिया पे डेंजरस है, और उनको परिपक्वता से हैंडल करने की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस ने तिलचट्टों को सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का समय दिया था कि आप तब तक प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन 3:30-4 बजे, पौने 4 बजे ये लोग वहां से भागने शुरू हो चुके थे। 5 बजे तक भी नहीं रुके। तो ये क्या क्रांति करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे जो थोड़ी सी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सबका बहुत नमस्कार, आभार, और हमारे दोनों विद्वान मेहमानों का भी, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब का भी और एकलव्य जी का भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।